Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स एमकॉम सेमेस्टर 2 कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर आज हम यूनिट नंबर 2 उसका चैप्टर नंबर 4 अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब ओवरहेड्स जो वर्ड है वो आपने आगे कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, एसवाई में भी आया था एंड अभी फिलहाल एमकॉम में भी एबीसी कॉस्टिंग में दर्शन सर ने आपको सिखाया है। ओवरहेड्स यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, दो प्रकार के एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम ओवरहेड्स बोलते हैं। अब उसका अंडर एब्जॉर्प्शन एंड ओवर एब्जॉर्प्शन वो क्या होता है वो हम इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वर्ड से हमें पता चलता है कि जो डायरेक्टली कनेक्टेड हो किसके साथ, द एक्सपेंसेस which can be directly charged to a specific production or department are called direct expenses। मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हो उस एक्सपेंसेस को हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब उसके एग्जांपल, फर्स्ट कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, सेकेंड लेबर इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये हमने आगे एसवाई में पढ़ा हुआ है और अभी भी हमने एबीसी कॉस्टिंग में दर्शन सर ने पढ़ाया है कि डायरेक्ट मटेरियल एंड लेबर, जिस एक्सपेंसेस के आगे डायरेक्ट वर्ड लिखा हो तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही होते हैं एंड मटेरियल एंड लेबर वो हमें पता है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एकदम ऑपोजिट, जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ही हम बोलते हैं ओवरहेड्स, दूसरा नाम। Those expenses which cannot be directly charged to a specific production or department are called indirect expenses और इसको हम बोलेंगे overheads। फॉर एग्जाम्पल, फैक्ट्री रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, डायरेक्टर फीस, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस एंड फैक्ट्री मैनेजर्स सैलरी। तो जो एक्सपेंसेस प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते लेकिन जो कॉमन खर्चे होते हैं हमारे प्रोडक्शन के साथ जुड़े हुए होते हैं इनडायरेक्टली, उसे हम बोलेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड दूसरा नाम है ओवरहेड्स। जैसे कि फैक्ट्री रेंट है, लाइट बिल है। अब प्रोडक्शन हमें करना हो तो कोई भी मशीनरी चलानी हो तो इलेक्ट्रिसिटी तो हमें चाहिए ही चाहिए होगी, तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा वो इनडायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ जुड़ा हुआ है तो उसे हम बोलेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ओवरहेड्स। देन डायरेक्टर्स फीस, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस एंड फैक्ट्रीज मैनेजर्स सैलरी। क्लियर? नाउ मीनिंग ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। इफ द टोटल अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स रिकवर्ड इन cost is less than the actual expenses incurred, the difference is the under absorption of overheads। मतलब जो एक्चुअल एक्सपेंसेस हुआ है, एक्चुअल ओवरहेड्स हुआ है, उसके कंपैरिजन में कॉस्ट अकाउंटिंग में लेस लिखा हो, मतलब कम लिखा हो, तो उसे हम बोलेंगे अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। मतलब इन अदर वर्ड्स, इफ द एक्सपेंसेस charged in cost account are less, it is called under absorption of overheads। हम कोई भी ओवरहेड्स हो उसकी दो जगह पर एंट्री करते हैं, एक फाइनेंस अकाउंट एंड एक कॉस्ट अकाउंट। तो इन कंपैरिजन विद फाइनेंस अकाउंट, फाइनेंस अकाउंट यानी पीएनएल अकाउंट, तो फाइनेंस के कंपैरिजन में हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में ओवरहेड जो है कम लिखा हो, लेस लिखा हो, तो उसे हम बोलेंगे अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। एंड सेम इसका ऑपोजिट ओवर एब्जॉर्प्शन। मीनिंग ऑफ ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। इफ द टोटल अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स रिकवर्ड इन कॉस्ट इज मोर देन द एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड, द डिफरेंस इज
द ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, मतलब जो हमने एक्चुअल एक्सपेंसेस किया है, एक्चुअल ओवरहेड्स इनकर्ड हुआ है, वो उसकी कंपैरिजन में कॉस्ट अकाउंट में हमने ओवरहेड्स ज़्यादा लिखा है तो उसे हम बोलेंगे ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। इन अदर वर्ड्स, इफ द एक्सपेंसेस चार्ज्ड इन कॉस्ट अकाउंट आर मोर, इट इज कॉल्ड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। क्लियर? फाइनेंस अकाउंट यानी पीएनएल अकाउंट के कंपैरिजन में हमने कॉस्ट अकाउंट में जो ओवरहेड्स है वो ज़्यादा लिखा है तो उसे हम बोलेंगे ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। नाउ रीज़न फॉर अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, उसके कारण क्या है अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन के? फर्स्ट, आउटपुट इज मोर और लेस देन द एस्टिमेटेड। सेकेंड, actual overheads exceed the estimated overheads. Third, unsuitable method is selected. Fourth, nature of job or method of production changes. Fifth, non-recurring expenses are incurred. Sixth, work in progress has not been charged. Seventh, decrease in overheads. 8. Decline in production. 9. Expected changes of the current year are not taken into account. मतलब ये जो सभी है वो अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन के कारण है। फर्स्ट, आउटपुट इज मोर और लेस देन एस्टिमेटेड। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम जो भी लिखते हैं वो एस्टिमेटेड होता है, बजटेड होता है, एंड जो एक्चुअल में होता है वो हम फाइनेंस अकाउंट में लिखते हैं, पीएनएल अकाउंट फॉर एग्जांपल। तो इन दोनों में अगर कुछ मिसमैच होता है, मतलब हमने जो एस्टिमेटेड किया उससे ज़्यादा या कम आउटपुट हुआ, तो उसके कारण जो ओवरहेड्स होता है उसमें अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट, एक्चुअल ओवरहेड्स एक्सीड द एस्टिमेटेड ओवरहेड्स, हमने जो एस्टिमेट किया उससे एक्चुअल ओवरहेड्स ज़्यादा या कम हुआ हो। नेक्स्ट, अनसूटेबल मेथड इज सिलेक्टेड, हम जो ओवरहेड्स के लिए मेथड सिलेक्ट करते हैं वो अनसूटेबल हो, कोई और मेथड हमने यूज़ कर ली हो। नेक्स्ट, नेचर ऑफ जॉब और मेथड ऑफ प्रोडक्शन चेंजेस, मतलब जो हमने जॉब या फिर कोई भी मेथड हो वो प्रोडक्शन की चेंज कर दी हो, उसका नेचर ही चेंज कर दिया। मतलब हम सपोज हम डेप्रिशिएशन ले ले तो इस साल हम रिटर्न डाउन वैल्यू से गिन रहे और नेक्स्ट ईयर हम स्ट्रेट लाइन मेथड से ले ले, तो वो जो चेंजेस होगा उसके कारण जो अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस आर इनकर्ड, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस अगर अराइज हुए हो। नेक्स्ट, वर्क इन प्रोग्रेस हैज़ नॉट बीन चार्ज, WIP हम जो सब में गिन रहे हैं वो लिया ही ना हुआ हो, वर्क इन प्रोग्रेस में कुछ परसेंटेज आते जो कंप्लीट हुए हो तो वो हमने कंसीडर ना किया हो। नेक्स्ट, डिक्रीज इन ओवरहेड्स, जैसे कि हमने सेकंड पॉइंट में देखा एस्टिमेटेड ओवरहेड से एक्चुअल ओवरहेड्स कम या ज़्यादा हुआ हो। नेक्स्ट, डिक्लाइन इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब फर्स्ट पॉइंट से कनेक्टेड, जो आउटपुट हुआ है उससे एस्टिमेटेड से ज़्यादा या कम हुआ हो एक्चुअल में। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेड चेंजेस ऑफ द करंट ईयर आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट, जो एक्सपेक्टेड चेंजेस होते हैं कि भाई फ्यूचर में सपोज पेट्रोल के दाम जो है कीमत बढ़ने वाली है या फिर कम होने वाली है, तो वो जो हमने फ्यूचर में होने वाले चेंजेस एक्सपेक्टेड किए हैं वो हमने अकाउंट में गिने ही ना हो, कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज में उसे इंक्लूड किया हो एंड कुछ पोर्शन में इंक्लूड ना किया हो, तो उसके कारण अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स अराइज होता है। तो ये सब उसके रीजंस है। अब हमने ओवर या फिर अंडर एब्जॉर्प्शन के कारण देख लिया, अब ये प्रश्न उपस्थित होता है कि उसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे करें। अकाउंटिंग ऑफ अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। नाउ द क्वेश्चन इज अराइजेस for treatment of under or over recovery of overheads in account. First, the reason for such situation must be investigated. Then the following steps are taken. सबसे पहले हमें जो किसके कारण ये अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ है वो इन्वेस्टिगेट करना है। देन उसके बाद हम नीचे जो स्टेप्स दिए हैं उसके हिसाब से हम अकाउंटिंग एंट्री करेंगे। First, charge to costing P&L account. If such under or over absorption has arisen due to abnormal circumstances, for
For example, volume of production has declined or increased due to reason beyond the control of management. The difference must be transferred to costing P&L account. अगर ये जो अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन है वो एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के कारण हुआ हो, एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस मतलब मानवीय भूल के कारण, ह्यूमन एरर, तो उसके कारण अगर ये एक्सपेंसेस जो है ओवरहेड्स का वो अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ हो तो उसे हम कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर कर देंगे. क्लियर? Then supplementary rates. If there is significant amount of under or over absorption, it should be absorbed in cost accounts. As this amount is big, it should be absorbed in cost with the help of a supplementary rate as calculated below. तो ये दूसरा केस है कि अगर ये जो अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ है वो मानवीय भूल के कारण, ह्यूमन एरर के कारण ना हुआ हो, किसके कारण हुआ हो? फॉर एग्जांपल, ओवरहेड्स की जो वैल्यू है वो इंक्रीज या डिक्रीज हुई हो, वो जो है वो मैनेजमेंट के हाथ में नहीं होता है. तो इसके कारण अगर कोई भी ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन होता है तो इसे हम सप्लीमेंट्री रेट्स के थ्रू कॉस्ट अकाउंटिंग में ट्रांसफ़र करेंगे. क्लियर? तो सप्लीमेंट्री रेट का फॉर्मूला है सप्लीमेंट्री रेट इज इक्वल टू अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर और यूनिट प्रोड्यूस्ड. ऊपर हम लिखेंगे अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स एंड नीचे लिखेंगे हम प्रोडक्शन यूनिट्स या फिर आवर्स. ये अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन कैसे आता है तो वो हम सब में देखेंगे. हमने वैसे आगे थियरी में भी पढ़ा है कि इन कंपैरिजन विथ P&L अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट में हमने कोई भी ओवरहेड्स कम या ज़्यादा लिखा हो तो उसे हम अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन बोलते हैं. एंड नीचे दिया है प्रोडक्शन यूनिट्स एंड एक्चुअल आवर्स, तो ये तो हमें सब में दिया होगा. देन प्री-डिटरमाइंड रिकवरी रेट इज इक्वल टू overheads as per budget divided by budgeted machine hour. अगर प्री डिटरमाइंड रिकवरी रेट जो वर्ड है रिकवर्ड वो कॉस्ट में हम उसका यूज़ करेंगे. मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने जो लिखा है वो एस्टिमेटेड, तो जो एस्टिमेटेड होता है उसका सिमिलर वर्ड है बजट. तो बजटेड ओवरहेड्स अपॉन बजटेड मशीन आवर, उसे हम बोलेंगे प्री डिटरमाइंड रिकवरी रेट. इसका उपयोग हम सम में करेंगे. एंड लास्ट मेथड जो बिल्कुल यूजलेस है, कैरिंग ओवर डिफरेंस टू नेक्स्ट ईयर. कैरिंग ओवर डिफरेंस टू नेक्स्ट ईयर मतलब अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द डिफरेंस ऑफ ओवरहेड्स इज कैरिड फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर एंड इज एब्जॉर्ब्ड इन द नेक्स्ट ईयर्स प्रोडक्शन. दिस इज नॉट डिजायरेबल एज इट वुड मीन दैट द कॉस्टिंग data for both the year will be defective. In bracket, only in case of new project when cycle extended to 1 or more years. ये जो मेथड है वो हमें बता रहा है कि इस साल का जो ओवर या फिर अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स है उसे हम नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करें. अब इस साल का कोई भी खर्चा हो तो उसे हम नेक्स्ट ईयर कैरिड फॉरवर्ड करें तो ऐसा चलता है? नहीं चलता. इस साल का इस साल ही लिखना पड़ता है. तो नेक्स्ट ईयर हम उसे कैरिड फॉरवर्ड कर नहीं सकते. ये मेथड में बता रहा है कि इस साल का खर्चा हमें नेक्स्ट ईयर कैरिड फॉरवर्ड करना है, तो इसके कारण ये यूजलेस मेथड हो जाती है. लेकिन ये मेथड कब यूज़ होगी? तो ओनली इन केस ऑफ न्यू प्रोजेक्ट व्हेन साइकिल एक्सटेंडेड टू 1 और मोर ईयर्स. क्लियर? तो ऐसे कुछ रेयर केसेस होंगे तो उसमें ही ये मेथड अप्लाई होगी. लेकिन जनरली ये मेथड जो है वो बिल्कुल यूजलेस है, इसे हम यूज़ नहीं करेंगे. अब बच्चों ये थियोरी पोर्शन जो है हमने कंप्लीट किया. अब हम सम्स के लिए बोर्ड पर जाते हैं एंड बोर्ड पर हम सम्स देखते हैं. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट्स,
वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स एमकॉम सेमेस्टर 2 में कॉस्ट अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर आज हम यूनिट नंबर 2 का एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। अब हमारे चैप्टर के टॉपिक के नाम में तीन मेन वर्ड्स है, अंडर और ओवर, एब्जॉर्प्शन एंड ओवरहेड्स। ओवरहेड वर्ड शायद आपने एसवाई से आपने देखा है, सुना है, समझा है, लेकिन उसका अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन क्या होता है ये नया पॉइंट है, ये हमें सीखना है। तो एसवाई से हम ओवरहेड्स तो वर्ड सीखते आ रहे हैं, लेकिन अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन नया टॉपिक है। सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है? तो जो एक्सपेंसेस प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली जुड़े हो, मतलब द एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद एनी जॉब, प्रोसेस और डिपार्टमेंट ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे कि हमें पता है मटेरियल एंड लेबर वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्लियर। अब सेकंड वर्ड जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसको ही हम बोलते हैं ओवरहेड्स, दूसरा नाम। तो ऊपर हमने जो डेफिनेशन देखी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसमें एक नॉट वर्ड लगा देने से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की डेफिनेशन हो जाएगी। द एक्सपेंसेस व्हिच आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद एनी जॉब, प्रोसेस और डिपार्टमेंट ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे कि फैक्ट्री का रेंट है, फिर लाइट बिल है, तो ये सब जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है, कि जो डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ नहीं जुड़े होते हैं, लेकिन हमारे प्रोडक्शन के लिए कॉमन एक्सपेंडिचर होते हैं, जरूरियात, तो उसे हम बोलेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्लियर। अब हम देखेंगे मेन हमारा टॉपिक का अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। सबसे पहले हम देखेंगे अंडर एब्जॉर्प्शन। अब अंडर एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि सपोज हमने इस साल जो ओवरहेड्स है उसका एस्टीमेट लगाया और इन कंपैरिजन विद पी&एल अकाउंट हम दो जगह पे एंट्री करेंगे, एक पी&एल अकाउंट में एंड एक कॉस्ट अकाउंट में, मतलब फाइनेंस अकाउंट एंड कॉस्ट अकाउंट। तो इन कंपैरिजन विद पी&एल या फिर फाइनेंस अकाउंट के अंदर हमने कॉस्ट अकाउंट में जो ओवरहेड्स है वो कम लिखा हो, लेस लिखा हो, तो उसे हम बोलेंगे अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, क्लियर। फिर से एक बार, फाइनेंस अकाउंट की कंपैरिजन में हमने कॉस्ट अकाउंट में ओवरहेड्स कम लिखा हो यानी लेस लिखा हो, तो उसे हम बोलेंगे अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। और उससे उल्टा ओवर एब्जॉर्प्शन, इन कंपैरिजन विद फाइनेंस अकाउंट हमने कॉस्ट अकाउंट में ओवरहेड है वो ज्यादा लिखा है, मतलब मोर लिखा है। इन कंपैरिजन विद फाइनेंस हमने कॉस्ट अकाउंट में ज्यादा लिखा है, तो उसे बोलेंगे हम ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। ये सारी थ्योरी हमने पीपीटी में देख लिए, लेकिन फिर से एक बार हमारी सिस्टम है तो फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एंड देन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। तीन प्रकार की मेथड है बच्चों। सबसे पहला चार्ज टू कॉस्टिंग पी&एल अकाउंट। तो सबसे पहले कोई भी ओवरहेड हो उसका ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन मानवीय भूल के कारण, अंडर एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के कारण हुआ हो, तो उसे हम ले जाएंगे कॉस्टिंग पी&एल अकाउंट में। जितना भी ओवरहेड हुआ हो वो हम ले जाएंगे कॉस्टिंग पी&एल अकाउंट में, क्लियर। देन ट्रांसफर थ्रू सप्लीमेंट्री रेट्स। अब ये क्या होता है कि जो एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के कारण ना हुआ हो, वो किसके कारण हुआ हो? तो इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ ओवरहेड्स, प्राइस इंक्रीज कारण हुआ हो जिसमें मानवीय का कोई हाथ ना हो, तो उसे हम ले जाएंगे ट्रांसफर थ्रू सप्लीमेंट्री रेट्स। सप्लीमेंट्री रेट्स का हमने फॉर्मूला पावर पॉइंट में देख लिया है और आगे सब में भी हम देखने वाले हैं, तो वो हम ले जाएंगे सप्लीमेंट्री रेट्स के जरिए। ये सब में क्लियरली बोला ही होगा कि इतना परसेंट जो है वो हमें सप्लीमेंट्री रेट्स के थ्रू ले जाना है। एंड जो थर्ड हमारी मेथड है वो बिल्कुल यूजलेस है, कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। अब आप बताइए कि इस साल का कोई भी खर्चा हो तो हम उसे अगले साल ले जाएं, तो ये तो गलत ही हुआ ना। तो ये जो मेथड हमें बता रही है कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, इस साल का ओवरहेड्स हो और वो हमें अगले साल ले जाना है, तो ये एकदम बिल्कुल यूजलेस मेथड है। ये हमारे सिलेबस में हम नहीं देखेंगे और इसके सम भी ऑलमोस्ट नहीं दिए हुए, क्योंकि ये यूजलेस मेथड है। मेन जो है वो ये दो मेथड का सम हमें देखना है, फर्स्ट एंड सेकंड, क्लियर। थियरी वैसे हमने पीपीटी में देख लिए, फिर से एक बार हमने देख ली। अब हम हमारे सम की तरफ आगे बढ़ते हैं, जैसे कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए।
ये मैं रफ कर रहा हूँ, अगर आपको वीडियो फॉरवर्ड करना चाहे तो फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब हम सम लेने जा रहे हैं। हमारा पहला सम नंबर पेज नंबर 158, सम नंबर 2। सबके पास बुक होगी, फुल स्केप चौपड़ा होगा एंड पेन कैल्सी सबके पास होगा। सम नंबर 2 ब्रैकेट में इलस्ट्रेशन 5, पेज नंबर 158। चलिए रेडी? सबके पास बुक, पेन, कैल्सी एंड फुल स्केप बुक होगी। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, सबका ध्यान अंदर। इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, overheads was recovered at a predetermined rate of ₹25 per man day। अब ये जो वर्ड लिखा है कि overhead was recovered at predetermined rate, मतलब क्या होगा कि हमने कॉस्ट अकाउंट में लिखा है। कितना लिखा है? ₹25 पर मैन डे। अब कितने मैन डे है वो आगे हम देखें। रिकवर्ड वर्ड आए मतलब हमने कॉस्ट अकाउंट में लिखा है, ये हमें ध्यान रखना है, रिकवर्ड कॉस्ट अकाउंट में। The total factory overheads expenses incurred and the man days actually worked were ₹41.50 lakhs and 1.50 lakhs days respectively। अब जो एक्चुअली ओवरहेड्स हुआ है वो 41.50 lakhs है एंड जो मैन डेज है वो है 1.50 lakhs। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ द 40,000 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ पीरियड 30,000 वर सोल्ड। हमने 40,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए एंड 30,000 जो है वो बेच दिए। अब 40,000 प्रोडक्शन किया एंड 30,000 बेच दिया, तो डिफरेंस कितना आया? 10,000। तो वो क्या होगा? फिनिश स्टॉक हमारे पास पड़ा होगा। On analyzing the reasons, it was found that 60% of the unabsorbed overheads were due to defective planning। यहाँ पर आप अंडरलाइन कीजिए, 60% of unabsorbed overheads were due to defective planning। defective planning मतलब प्लानिंग कौन करेगा? हम करेंगे, मतलब मानवीय भूल हुई। defective planning मतलब तो जो डिफेक्टिव प्लानिंग हुआ वो एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस है, मानवीय भूल, तो उसे हम ले जाएंगे कॉस्टिंग P&L में। एंड द रेस्ट वर अट्रिब्यूटेबल टू इंक्रीज इन ओवरहेड्स कॉस्ट। एंड जो बाकी बचा है, बाकी कितना बचा? तो 40%, वो किसके कारण हुआ है? इंक्रीज इन ओवरहेड्स कॉस्ट, मतलब मानवीय भूल के कारण नहीं हुआ है, तो उसको हम सप्लीमेंट्री रेट्स के थ्रू ट्रांसफर करेंगे। हाउ कुड अनएब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स टू बी ट्रीटेड इन कॉस्ट अकाउंट्स। अब अकाउंटिंग एंट्री कैसे करेंगे ये हमें पूछते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आंसर के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम फाइंड आउट करेंगे कि अंडर एब्जॉर्प्शन है या ओवर एब्जॉर्प्शन। यह हमारा पहला स्टेप रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर ही पूरा समय ओवर या फिर अंडर एब्जॉर्प्शन। कैलकुलेशन ऑफ अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। यह सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे अंडर एब्जॉर्प्शन है या फिर ओवर एब्जॉर्प्शन। सबसे पहले हम लिखेंगे एक्चुअल ओवरहेड्स इनकर्ड। एक्चुअल ओवरहेड्स कहाँ पे लिखा होगा? हमने इन P&L अकाउंट, फाइनेंस अकाउंट में लिखा होगा। तो एक्चुअली ओवरहेड जो है वो थर्ड लाइन में लिखा है 41.50 lakhs। तो ये हमारा एक्चुअल ओवरहेड होगा 41,50,000। क्लियर? अब इसमें से हम लेस करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग का ओवरहेड। तो फर्स्ट लाइन में देखिए जो रिकवर्ड लिखा है उसका मतलब वो कॉस्ट अकाउंट में लिखा हुआ, रिकवर्ड एट अ प्रीडिटरमाइंड रेट ₹25 पर मैन डेज। तो पर मैन डे 25 है, तो मैन डेज कितना है? तो फोर्थ लाइन में लिखा है 1.50 lakhs मैन डेज है। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट। कैसे मिलेगा? मैन डेज इनटू रेट
50,000 और पर रेट है 25। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट। कैसे से मैं कर रहा हूँ 50,000 इंटू 25 37,50,000 37,50,000। अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, थियरी में हमने पढ़ा है, सब में हम प्रैक्टिकल देखते हैं। पीएनएल अकाउंट के कंपैरिजन में कॉस्ट अकाउंट में हमने ओवरहेड कम लिखा है या ज्यादा लिखा है? तो पीएनएल के कंपैरिजन में हमने कम लिखा है। तो पीएनएल के कंपैरिजन में कॉस्ट अकाउंट में ओवरहेड्स कम लिखा हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। कितना कम लिखा है? 41,50,000 माइनस 37,50,000। 4 लाख हमने जो है कम लिखा है तो उसे हम बोलेंगे अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। क्लियर? ये हर एक सम में हमें कैलकुलेट करना ही है, तो इसलिए हमारे प्रैक्टिस से हमें याद हो जाएगा, लेकिन फिर भी हमें पता है, थियरी में भी पढ़ा हुआ है, पीएनएल के कंपैरिजन में कॉस्ट अकाउंट में कम लिखा हो तो अंडर एब्जॉर्प्शन एंड पीएनएल के कंपैरिजन में कॉस्ट में ज्यादा लिखा हो तो उसे बोलेंगे हम ओवर एब्जॉर्प्शन। क्लियर? अब इसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे करनी है ये हमें देखना है। फर्स्ट जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें बोला है on analyzing the reasons it was found that 60% of unabsorbed overheads were due to defective planning। जैसे कि हमने आगे देखा डिफेक्टिव प्लानिंग हो तो उसे हम कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। कितना? 60%। किसका? 4 lakhs का। हियर 60% of under absorption of overheads due to defective planning। Clear? So the amount of overheads कितनी अमाउंट है? 4 लाख इंटू उसका 60%। 4 लाख का 60% रहेगा 2,40,000। 2,40,000। तो ये जो अमाउंट है, सो द अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स will be transferred to costing P&L account। क्लियर? ये जो 60% है उसे हम कहाँ ले जाएंगे? कॉस्टिंग P&L अकाउंट में। क्यों? क्योंकि सब में बोला है 60% जो है वो ड्यू टू डिफेक्टिव प्लानिंग है, मतलब माननीय हो, तो इसे हम ले जाएंगे कॉस्टिंग P&L। अब जो बाकी का 40% बचा उसे हम सप्लीमेंट्री रेट्स के थ्रू ट्रांसफर करेंगे। अब यहाँ पर जगह खत्म हो गई है तो आप वीडियो पॉज करके ये लिख लेंगे एंड उसके बाद हम सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं 40% का सप्लीमेंट्री रेट्स के थ्रू। तो आप ये पूरा लिख लेंगे वीडियो पॉज करके। तो आई थिंक सबने लिख लिया होगा। अब हम लेंगे सेकंड पॉइंट जो कि इंक्रीज इन कॉस्ट के कारण हुआ है। सेकंड, remaining 40% of under absorption of overheads due to increase in overheads कॉस्ट। क्लियरली हमें सबने बोला ही है, वैसा हमें काम करना है। 40% जो है
इंक्रीज इन ओवरहेड्स कॉस्ट होता है। तो सबसे पहले हम लेंगे 40% किसका, तो जो 4 लाख है अंडर एब्जॉर्प्शन उसका, 4 लाख इंटू 40% तो आएगा 1,60,000। अब ये जो 1,60,000 है उसे हम सप्लीमेंट्री रेट्स के थ्रू ट्रांसफर करेंगे कॉस्ट अकाउंट में। तो फॉर्मूला हमें पता है, सप्लीमेंट्री रेट इज इक्वल टू, ऊपर हम लिखेंगे अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स एंड नीचे आएगा प्रोडक्शन यूनिट्स। ये हमने थियरी में पढ़ा है। अगर ओवर एब्जॉर्प्शन हो तो हम ऊपर लिखेंगे ओवर एब्जॉर्प्शन। क्लियर? अब यहाँ पर अंडर एब्जॉर्प्शन कितना है, 4 लाख नहीं, टोटल 4 लाख है, लेकिन हमें कितना लेना है 40%, 1,60,000। तो यहाँ पर हम लेंगे 1,60,000 एंड नीचे प्रोडक्शन यूनिट। अब प्रोडक्शन यूनिट्स के लिए मेरा ध्यान जरा है फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन, आउट ऑफ द 40,000 यूनिट्स प्रोड्यूस, मतलब हमने कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किया है 40,000। तो 40,000 जो है वो प्रोडक्शन यूनिट्स है। तो 1,60,000 डिवाइडेड बाय 40,000, 1,60,000 डिवाइडेड बाय 40,000, तो 4 रुपये आया हमारा सप्लीमेंट्री रेट्स। क्लियर? अब ये जो हमारा ओवरहेड्स है 1,60,000 उसे हम 4 रुपये के जरिए कॉस्ट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। कैसे? तो ऐसे, इन कॉस्ट अकाउंट। अब यहाँ पर हमें 3 वर्ड में ध्यान रखने हैं कि सबसे पहले हम लेंगे सेलिंग प्रोडक्शन मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिर फिनिश स्टॉक बचाओ तो वो लेंगे, एंड वर्क इन प्रोग्रेस जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग में आते हैं वो। सबसे पहले हम लेंगे जितने यूनिट्स सेल की है उसे हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब हमने कितने यूनिट सोल्ड किए, तो फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन 30,000 वर सोल्ड, तो 30,000 यूनिट जो है वो हमने सेल किए। 30,000 इंटू रेट कितना लेंगे 4 रुपये, 30,000 इंटू 4 तो आएगा 1,20,000। एंड सेकेंड, अब यहाँ पर देखिए 40,000 हमने यूनिट प्रोड्यूस किए एंड उसमें से 30,000 बेच दिए, तो बचा कितना 10,000, वो क्या होगा फिनिश स्टॉक, तो उसे भी हम ले जाएंगे सप्लीमेंट्री रेट्स के थ्रू। फिनिश स्टॉक इज इक्वल टू कितना है 40 में से 30 गया 10,000, 10,000 इंटू 4 तो आएगा 40,000। क्लियर? अब यहाँ पर ध्यान रखना है हमें कि इसका टोटल जो हम कॉस्ट अकाउंटिंग में सप्लीमेंट्री रेट्स के तो ट्रांसफर करते हैं, इसका टोटल 1,60,000 इसके साथ मैच हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो अमाउंट है वो ही हमने ट्रांसफर की है। तो अगर इससे कम या ज़्यादा है तो हमें समझना है कि यहाँ पर हमारी कहीं मिस्टेक है, तो ये अमाउंट मैच हो जानी चाहिए। 1,60,000 आ गया, तो पहला छोटू सम बेसिक सम हमने कंप्लीट किया। अब इसके आगे हम एक और सम देखते हैं कॉन्फिडेंस गेन के लिए। यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके पूरा वर्क लिख लेना है। नेक्स्ट सम आगे देखते हैं हम, वीडियो पॉज करके आप लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट सम अब हम लेने जा रहे हैं सम नंबर 3। सम नंबर 3 ब्रैकेट में होमवर्क में 4 नंबर पेज नंबर सेम उसके नीचे का सम है 158। क्लियर? चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, सबका ध्यान अंदर। इन अ फैक्ट्री ओवरहेड्स was recovered at a predetermined rate of ₹20 per labor hour। अब आपको समझ में आ जाएगा कि recovered वर्ड लिखा है मतलब कॉस्ट अकाउंट। The total overhead expenses incurred
एंड द लेबर आवर्स एक्चुअली वर्कड वर ₹45 lakh एंड 2 lakhs। एक्चुअल लिखा है मतलब क्या होगा, P&L अकाउंट में लिखा होगा, फाइनेंस अकाउंट में। आउट ऑफ द यूनिट्स प्रोड्यूस 30,000 units were sold during the period and at the end of the period 5,000 units were in stock। अब यहाँ पर जो है हमें प्रोडक्शन यूनिट्स नहीं दिए हैं। देखो क्या बोल रहे हैं कि आउट ऑफ द यूनिट्स प्रोड्यूस 30,000 वर सोल्ड, जो हमने प्रोडक्शन किया उसमें से 30,000 बेच दिए हैं। एंड द एंड ऑफ द ईयर 5,000 यूनिट्स वर इन स्टॉक, हमारे पास स्टॉक मतलब फिनिश स्टॉक, उसमें कितना पड़ा है 5,000। आगे बढ़ते हैं। However, there were no opening stock of finished goods and work in progress, but at the end of the period 10,000 units were in work in progress with 50% completion as regards overheads। overheads के हिसाब से work in progress WIP उसमें 10,000 यूनिट्स 50% कंप्लीशन के साथ पड़ा है। अब 50% कंप्लीशन हो तो हम 10,000 का 50% लेंगे, मतलब फिनिश स्टॉक में जाएगा। तो WIP जो है वो 10,000 का 50%। ओवरहेड्स के हिसाब से कंप्लीट है इसलिए हम लेंगे, जितना कंप्लीट बोला हो उतना ही हम लेंगे। On analyzing the reasons, it was found that 60% of the unabsorbed overheads was on account of defective planning। defective planning मतलब abnormal circumstances, मानवीय भूल। तो 60% जो है वो हम ले जाएंगे कहाँ पर, कॉस्टिंग P&L अकाउंट में। एंड द बैलेंस वाज टू इंक्रीज इन ओवरहेड्स कॉस्ट, एंड बाकी जो बचा है 40% वो कहाँ ले जाएंगे हम, सप्लीमेंट्री रेट्स के थ्रू कॉस्ट अकाउंट में। अब पूरे पिछले सम का वर्क रिवाइज है, लेकिन एक पॉइंट नया है, प्रोडक्शन यूनिट्स हमें नहीं दिया, बाकी पूरा पिछले सम का ही रिवीजन वर्क है। आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस सम से। चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिर से हमारा वर्क। आंसर सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे क्या, तो हमारा टाइटल ये अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन क्या है, कैलकुलेशन ऑफ अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। ये हमें हर एक सम में फाइंड करना ही है, अंडर है या ओवर है। सबसे पहले हम लिखेंगे एक्चुअल ओवरहेड्स इनकर्ड। एक्चुअल ओवरहेड्स कहाँ लिखा होगा, इन P&L अकाउंट। कितना लिखा है, सेकंड लाइन में लिखा है टोटल ओवरहेड एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड द लेबर आवर्स एक्चुअली वर्कड वर ₹45 lakh। मतलब जो हमारा एक्चुअली ओवरहेड एक्सपेंसेस है वो कितना है 45 lakhs। 45 lakhs। अब इसमें से हम क्या लेस करेंगे, जो कॉस्ट अकाउंटिंग में लिखा है। कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब हमें कैसे पता चलेगा, तो रिकवर्ड वर्ड आपको सब में दिया होगा, रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट, रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट लाइन में उन्होंने बताया कि ₹20 पर लेबर आवर, एक लेबर आवर का 20 रुपये, तो टोटल लेबर आवर कितने हैं, तो सेकंड लाइन में लेबर आवर एक्चुअली वर्क वर ₹45 lakh एंड 2 lakhs। तो जो हमारा एक्चुअली लेबर आवर है वो है 2 लाख। तो 2 लाख जो आवर्स है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे लेबर आवर से ₹20। क्लियर, ये जो है 2 लाख वो है लेबर आवर एंड ये जो है वो है रेट पर आवर। क्लियर, कितना आएगा 2 लाख इंटू 20 40 लाख। चलिए जैसे मैंने लिखा आपको समझ में आ गया होगा कि अंडर एब्जॉर्प्शन है या ओवर एब्जॉर्प्शन। अब P&L अकाउंट में हमने लिखा है 45 lakhs एंड कॉस्ट अकाउंट में हमने लिखा है 40 lakhs, मतलब ज्यादा लिखा है या कम, 45 की कंपैरिजन में हमने 40 lakhs कम लिखा है। तो यहाँ पर आएगा अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। क्लियर,
अब शायद सबको समझ में आ जाना चाहिए। 45 लाख माइनस 40 लाख यानी 5 लाख। तो ये जो 5 लाख आया वो है अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। अब इसको हम कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देते हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले सेकंड पैराग्राफ, on analyzing the reason it was found that 60% of unabsorbed overheads were due to defective planning। तो फिर से पूरे सम का रिवीजन। तो डिफेक्टिव प्लानिंग के कारण जो हुआ है 60% वो हम ले जाएंगे कॉस्टिंग P&L अकाउंट में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हियर 60% ऑफ अंडर absorption of overheads due to defective planning। ये जो 60% है वो डिफेक्टिव प्लानिंग के कारण है। कितना है? तो 5 लाख का 60%। So the amount of overheads, कितने अमाउंट है? 5 लाख का 60%, 5 लाख इंटू 60% कितना आएगा? 3 लाख। तो ये जो 3 लाख है वो जाएगा कहाँ पर? सो द अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स विल बी ट्रांसफर्ड टू द कॉस्टिंग P&L अकाउंट। क्लियर? ये जो 5 लाख अंदर एब्जॉर्प्शन हुआ उसका 60% जो है वो जाएगा कॉस्टिंग P&L अकाउंट में। कितनी अमाउंट? 3 लाख। अब बाकी का जो 40% बचा उसे हम सप्लीमेंट्री रेट्स के थ्रू ट्रांसफर करेंगे। तो आप वीडियो पॉज करेंगे, ये लिख लेंगे, देन उसके बाद हम देखते हैं 40% की एंट्री। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं 40% जो है हम कैसे ट्रांसफर करेंगे। सेकंड नंबर, रिमेनिंग 40% ऑफ under absorption of overheads। बाकी का जो 40% बचा 40% ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन ओवरहेड्स वो किसके कारण है? ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ ओवरहेड्स। क्लियर? तो यह कहाँ पर जाएगा? सप्लीमेंट्री रेट्स के थ्रू कॉस्ट अकाउंट में। सो द अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स विल बी ट्रांसफर्ड एज पर सप्लीमेंट्री रेट्स। सप्लीमेंट्री रेट्स के थ्रू हम ट्रांसफर करेंगे। फिर से सप्लीमेंट्री रेट का फॉर्मूला, सप्लीमेंट्री रेट इज इक्वल टू, ऊपर आएगा अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स एंड नीचे हम लेंगे प्रोडक्शन यूनिट्स। अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है प्रोडक्शन यूनिट्स हमें नहीं दिया है। ऊपर हम लिखेंगे अंडर या फिर ओवर एब्जॉर्प्शन एंड नीचे आएगा प्रोडक्शन यूनिट्स। अब यहाँ पर हमें प्रोडक्शन यूनिट्स हैं ये हमें फाइंड करना होगा। कैसे करेंगे? तो साइड में मैं नोटिंग कर रहा हूँ, प्रोडक्शन यूनिट्स इज इक्वल टू, अब जो हम यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं हम पूरे साल दरमियान जो प्रोडक्शन करते हैं उसमें से ही हम सेलिंग करेंगे एंड उसमें से ही हमारे पास फिनिश स्टॉक बचा होगा। तो यहाँ पर हमें
दिख रहा है कि जो 30,000 यूनिट्स हैं वो सोल्ड की है। हम यूनिट सोल्ड किस में से करेंगे, तो जो प्रोडक्शन हुआ है उसमें से सेलिंग करेंगे। तो उसमें से एक पार्ट हमने निकाला सेल्स। कितना सेल्स किया है, 30,000। क्लियर, जो हमने यूनिट्स प्रोड्यूस किए होंगे उसमें से सेलिंग किया होगा, तो 30,000 मैंने लिखा सेलिंग यूनिट में। एंड देन उसमें लिखा है कि एट द एंड ऑफ द पीरियड 5,000 यूनिट्स वर इन स्टॉक। ये प्रोडक्शन हमने जो किया उसमें से सेलिंग कर दिया और हमारे पास जो है फिनिश स्टॉक बचा है कितना, 5,000 यूनिट्स। 5,000 यूनिट्स क्या बचा है हमारे पास, फिनिश स्टॉक। फिनिश स्टॉक जो है 5,000 रुपए है। एंड लास्ट at the end of the period 10,000 units were in work in progress WIP with 50% completion with regards overheads। overheads के पर्पस से हमारे पास 10,000 यूनिट्स में से 50% कंप्लीट है, तो हम WIP लेंगे 50%। WIP लेंगे 50%। किसका 50%, 10,000 का। 10,000 इंटू 50% तो आएगा 5,000। क्लियर, तो अब मुझे बताया कि इन तीनों का टोटल का है, तो हमें प्रोडक्शन यूनिट मिल जाएगा ऑब्वियसली 30,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000 यानी 40,000। तो ये हमें मिल गई प्रोडक्शन यूनिट्स की वैल्यू 40,000। क्लियर, किसी को डाउट है, नहीं है? क्लियर, तो हम नीचे लिखेंगे 40,000 एंड ऊपर लिखेंगे अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। अब अंडर एब्जॉर्प्शन कितना है, 40%। किसका 40% लेना है, तो हमने आगे अंडर एब्जॉर्प्शन ढूंढा हुआ है 5 लाख, तो उसका 5 लाख का 40% ले जाएंगे हम अंडर एब्जॉर्प्शन में सप्लीमेंट्री रेट्स के थ्रू। तो उसकी वैल्यू हम लिखेंगे 5 लाख, उसका 40% आएगा 2 लाख रुपए। क्लियर, तो अंडर एब्जॉर्प्शन में आएगा, थोड़ा ऊपर लिख लेते, पर आएगा 2 लाख एंड नीचे आएगा प्रोडक्शन यूनिट 40,000। तो हमारा सप्लीमेंट्री रेट आएगा 2 लाख डिवाइडेड बाय 40,000। 2 लाख डिवाइडेड बाय 40,000, 5 रुपए सप्लीमेंट्री रेट आया ₹5। क्लियर, अब ये जो 5 रुपए उसके हिसाब से हम ट्रांसफर कर देंगे इन कॉस्ट अकाउंट। तो फिर से हम लिख रहे हैं इन कॉस्ट अकाउंट, हम जो ट्रांसफर करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे सेलिंग यूनिट्स। सेलिंग यूनिट्स में हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में यूनिट्स आएंगे 30,000, रेट आएगा 5 रुपए और मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 1,50,000। देन सेकंड हम लेंगे फिनिश स्टॉक। फिनिश स्टॉक यूनिट्स हमारे पास है 5,000, रेट हमारे पास है 5 रुपए, वैल्यू आएगी 25,000। देन थर्ड नंबर वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस WIP, उसके यूनिट्स है 5,000 और रेट्स है हमारे पास 5 रुपए, मतलब 25,000। अब इसका टोटल हम करेंगे तो ये 2 लाख से मैच हो जाना चाहिए। 1,50,000 प्लस 25 प्लस 25 हो जाता है 2 लाख रुपए। तो ये जाएगी अमाउंट 2 लाख रुपए कॉस्ट अकाउंट में। कैसे, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में 150 डेज, फिनिश स्टॉक में 25,000 एंड वर्क इन प्रोग्रेस में 25,000, टोटल 2 लाख ऐसे ट्रांसफर होगा। क्लियर, तो यहाँ तक आपको वीडियो पॉज करके ये लिख लेना है। फिर से बता रहा हूँ, पूरा हमारे पास मशीन जैसा हो कि सबसे पहले हम अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन ढूंढेंगे, उसके बाद जो उन्होंने बोला हो
कि ये एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के कारण है या फिर डिफेक्टिव प्लानिंग के कारण है, तो वो हम ले जाएंगे कॉस्टिंग पीएनएल में। एंड जो बाकी का जो बचता है, जैसे कि इसमें लिखा है इंक्रीज इन ओवरहेड कॉस्ट, जो मानवीय भूल के कारण ना हुआ हो, तो उसे हम ले जाएंगे ऐसे सप्लीमेंट्री रेट्स के थ्रू कॉस्ट अकाउंटिंग में। क्लियर? आगे भी ऐसे हम सम करेंगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस गेन हो। ये वर्क आप फिर से बता रहा हूँ कि आप लिख लेना। तो यहाँ तक रखते हैं। ऑल द बेस्ट, जय माता जी। एंड याद रखना है होमवर्क नंबर 4। क्लियर? Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.